बच्चे नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने परावर्तन टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, फिर भी उसमें एक टॉपिक बचा रह गया था दर्पणों के उपयोग से संबंधित। चलिए उसको कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले प्रकाश के परावर्तन में दर्पणों के उपयोग पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ उपयोग हो सकता है? अवतल दर्पण का उपयोग वहां हो सकता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा बनाना है। तो कहीं अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना है तो वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सॉरी। तो अवतल दर्पण इस हिसाब से हमने बनाया था। ये ध्रुव होता था, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता था, बीच में फोकस होता था। तो हम ये देखते थे कि वक्रता केंद्र से परे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता था, परंतु वक्रता केंद्र से आगे जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो जाता था। अगर हम वस्तु को यहाँ रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब लगभग यहाँ पर बनता था वक्रता केंद्र से परे और बड़ा बनता था। तो जिस दर्पण में हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनवाना है तो हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रतिबिंब बड़ा देखना है। इस वजह से हमें अच्छी तरीके से अपनी दाढ़ी बनाना है तो हमें प्रतिबिंब बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करा जाता है जिससे कि उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे सके। दूसरा, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान, गले की जांच करने में। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर किसी आंतरिक अंगों की जांच करेगा, आंख की, नाक की, तो वो छोटा प्रतिबिंब तो देखेगा नहीं, उसे बड़ा प्रतिबिंब चाहिए देखने के लिए। तो किस दर्पण का प्रयोग करेगा? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान की जांच करने में कि कान में कुछ खराबी तो नहीं है, कान में कुछ गंदगी तो नहीं है, इनकी जांच करने में, ठीक है, आंख, नाक, कान की जांच करने में किसका प्रयोग करा जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है प्रतिबिंब, ज्यादातर कंडीशनों में बड़ा बनेगा। तो इस वजह से किसका बड़ा चित्र देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो खुद ही सोच लेना है कि भाई दाढ़ी बनाने में छोटा चित्र तो हमें देखना नहीं है, बड़ा चित्र देखना है, तो इसलिए किसका उपयोग करेंगे? हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और अगर डॉक्टर जांच करेगा या आंख, नाक, गले की जांच करेगा तो छोटा चित्र तो देखने के लिए तो वो भी नहीं देखे बैठा हुआ है। तो इस वजह से वो क्या करेगा? अवतल दर्पण का यूज करेगा जिससे कि उसे बड़ा चित्र दिखाई दे सके। आंख का, नाक का, गले का, इन सभी की जांच करने में किसका यूज करेगा? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। तीसरा पॉइंट आता है दंत चिकित्सा में। अब दांत में कोई खराबी आ गई है, दांत में कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, कहाँ से दांत खराब है, अगर मुंह के अंदर का चित्र देखना है तो छोटा चित्र तो नहीं दिखेगा डॉक्टर, उसे बड़ा चित्र चाहिए। तो कौन से दर्पण का उपयोग करेगा? बड़ा चित्र बनाने का काम करता है अवतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण बराबर चित्र बनाने का काम करता है, बड़ा चित्र अवतल दर्पण बनाने का काम करता है, और छोटा चित्र उत्तल दर्पण बनाने का काम करता है, जो कि हम आगे इसके उपयोग में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है। तो सर्च लाइटों या वाहनों की लाइटों में, सर्च लाइट देखी होगी, हाथ वाली टॉर्च भी देखी होगी। तो उस टॉर्च में जब आप देखते होगे इस हिसाब से, ये टॉर्च होती है हमारी, हाथ वाली टॉर्च इस हिसाब से होती है, ठीक है। और यहाँ पर पीछे सेल बनते हैं, यहाँ पर सेल भरे जाते हैं पीछे खोल करके। तो यहाँ पर जो अंदर इसके एक कटोरी सी दिखाई देती है, कटोरी नुमा संरचना ऐसी दिखाई देती है, और वो चांदी कलर की सी उसकी चमक होती है। तो सीधी सी बात है, इसे ही तो बोलते हैं दर्पण, जिससे प्रकाश टकराए और टकरा करके वापस लौट जाए। तो यहाँ पर बल्ब भी होगा तो इससे प्रकाश टकराएगा, टकरा करके वापस लौट जाएगा और सारा का सारा प्रकाश एक ही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण में प्रकाश पड़ता है अवतल दर्पण पर, तो सारे प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ठीक है। समांतर आने वाले प्रकाश को फोकस से होकर भेजता है, नीचे से भी अगर समांतर आएगा तो फोकस से होकर भेजेगा, ठीक है। तो दर्पण में अगर अवतल दर्पण पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो सारे के सारे प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो इस वजह से ही जो सर्च लाइट वगैरह या फिर जो देखने वाली लाइट होती है, रात में हम लेकर के चलते हैं, बुजुर्ग लोग भी लेकर के चलते हैं, उनमें अंदर कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। उसका कारण यही होता है कि हमें दूर का देखना है और दूर तक जाने के लिए प्रकाश को एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है।
एक डायरेक्शन में होना आवश्यक है। तो इस वजह से सर्च लाइटों में अंदर अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रकाश दूर तक जा सके। ठीक है, तो सर्च लाइटों में या वाहनों की लाइटों में किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि वाहनों की लाइटों में भी दूर का देखना है, वाहनों को भी दूर तक का देखना है। वाहन जो चलाते हैं तो दूर तक रोशनी जानी चाहिए, तो दूर तक रोशनी जाने के लिए प्रकाश का एक जगह इकट्ठा होने का आवश्यक है, और ये अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रकाश को इकट्ठा करता है, जब भी तो दूर तक प्रकाश जा पाता है, तो ये ध्यान रखना है। सर्च लाइट और वाहनों की लाइटों में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। डिश एंटीना में सभी ने देखा होगा, डिश एंटीना इस हिसाब का होता है, गोल गोल, बीच में से पिचका हुआ सा होता है, ऐसी हल्का सा पिचका हुआ सा होता है, और उसके इधर की साइड ऐसा यहाँ पर कोई माइक सा लगा होता है जो कि तरंगे कैच करता है। अब ये तरंगे इसकी वजह से कैच हो पाती है, वातावरण में आने वाली तरंगे, बहुत सारी तरंगे होती हैं, और वो तरंगे सारी की सारी, क्योंकि ये अवतल होता है तो ये एक जगह, मैंने अभी बताया था, ये प्रकाश हो या तरंगे हो, किसी को भी एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो ये इधर की साइड, ये डिश एंटीना को यहाँ पर पिचका हुआ किस लिए बनाते हैं? अवतल किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि वातावरण में आने वाली बहुत सारी तरंगों को ये एक जगह फोकस कर देता है, इस पर फोकस कर देता है, जो यहाँ पर माइक सा लगा हुआ होता है, इस पर, जो तरंगों को कैच करता है। ध्यान रखना है। तो डिश एंटीना में भी किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सौर भट्टियों में, सौर भट्टी इस हिसाब की होती है, सौर भट्टी की अंदर से बिल्कुल हर जगह से ब्लैक रहती है, ठीक है, और ऊपर प्रकाश पड़ता है, और इधर की साइड अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, अवतल दर्पण इधर की साइड लगा हुआ होता है, और अवतल दर्पण इधर की साइड लगा हुआ होगा तो आने वाला प्रकाश इससे टकराएगा और इधर की साइड एक जगह इकट्ठा होगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, अवतल दर्पण इजिकल टू उत्तल लेंस, मतलब अवतल दर्पण की जो क्वालिटी होती है वो उत्तल लेंस से मिलती है। तो सभी ने देखा भी होगा कि धूप में जब हम उत्तल लेंस को रखते हैं, तो बहुत से बच्चों ने प्रयोग करके भी देखा होगा कि उत्तल लेंस के सामने अगर हम धूप में किसी कागज को रख देते हैं तो वो कागज में भी आग लगा देता है। उसका कारण क्या है? वो सारी की सारे प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, और एक जगह इकट्ठा करने पर सारे के सारे प्रकाश की ऊर्जा भी एक जगह इकट्ठा होगी, तो और सारे के सारे प्रकाश की ऊर्जा इकट्ठी होगी तो गर्माहट भी एक जगह इकट्ठा होगी, जिसे हीट बोलते हैं। तो जब एक जगह हीट इकट्ठी हो जाती है तो उसी से ही कागज में आग लग जाती है। ध्यान रखना है। तो सौर भट्टियों में, जो कि सौर भट्टी इस हिसाब से होते हैं, उनकी सहायता से, सूरज की सहायता से खाना बनाने का कार्य करती हैं सौर भट्टियां। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रकाश को, आने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसकी सहायता से हम खाना बना लेते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ करना होता है हम कर लेते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारा काम करने में मदद करती है। ठीक है, उसका कारण यही होता है कि ये अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जैसे कि उत्तल लेंस करता है, ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ चुके हैं। बस इस उपयोग को समझने के लिए बस दो चीजें हमें याद रखनी है। एक, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने से क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा, क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा कि डॉक्टर आंख, नाक, कान या गले की यूज, मतलब चिकित्सक में किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टर आंख, नाक, गले के यूज करने के लिए, आंख, नाक, गले में की चिकित्सा में यूज करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइटों में किसका प्रयोग करा जाता है? तो सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइटों में किसका प्रयोग करा जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। तो अपने दिमाग में तुरंत ही रिलेट कर लेना है, सर्च लाइट है या वाहनों की लाइट है, वो किस प्रकार की लाइट है? लाइटों को दूर जाने की आवश्यकता है, और दूर कब जा सकती है कोई भी लाइट? जब एक जगह हो, जैसे कि पानी से संबंधित रखो, एक पाइप में पानी जा रहा है, पाइप में पानी जाएगा तो दूर तक धार जा सकती है उसकी, एक जगह इकट्ठा है वो। पर कहीं अगर नाली वगैरह में जा रहा है तो फैला हुआ पानी है, वो दूर तक जाना इतना मतलब मैटर नहीं करेगा कि दूर तक नहीं जा पाएगा। किसी की धार दूर तक कब जाएगी? दूर तक जब जाएगी जब वो बंधा हुआ है, एक जगह इकट्ठा है। अगर वो फैला हुआ है तब वो दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर्च लाइट या वाहनों की लाइटों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग में तुरंत ही रिलेट होना चाहिए। दांत चिकित्सा में भी, तो दांत अगर किसी खराब हो गए हैं, तो दांत में कीड़ा लगा हुआ है, कहाँ कुछ है, तो वो सब चीज देखने के लिए डॉक्टर को बड़ा प्रतिबिंब देखना है, बड़े चित्र की आवश्यकता है दांत के। तो बड़े चित्र कौन बनाता है? बड़ा चित्र बनाता है अवतल दर्पण। तो इस वजह से अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, सौर बत्तियों में ये सब ये यूज याद रखेंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है कि अवतल दर्पण के कोई 4 उपयोग लिखिए, इस हिसाब से आ सकता है। तो तुम्हें 3-4 उपयोग इसमें से याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ होता है? तो गलियों की लाइटों में। गलियों की लाइट जो तुम्हारे गांव के प्रधान जी वगैरह भी लगवाते हैं, जो तुम्हारे उस पर लगे हुए होते हैं, ये खंबा है और खंबे के ऊपर इस टाइप की कोई इस हिसाब से कोई लाइट देखी होगी आपने, इस हिसाब की, और उसके अंदर ऐसे बल्ब लगा रहता है और बल्ब के आगे उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। बल्ब के पीछे की साइड उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस लगाने का काम क्या है? बल्ब के पीछे उत्तल लेंस लगाने का कार्य देख लेते हैं हम क्यों है, यहां पर देखते हैं। ये है हमारा उत्तल दर्पण, लेंस नहीं सॉरी दर्पण। तो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, ये अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें उत्तल दर्पण में पढ़ना है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को बखेर देता है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि इस पर आपतित समांतर किरण फोकस से वास्तव में जाती तो नहीं है, परंतु जाती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस की सीध से वास्तव में तो इधर की साइड हो जाएगी, परंतु जाएगी पीछे को उठाएंगे तो फोकस की सीध से हो जाएगी, परंतु वास्तव में इधर की साइड हम देख रहे हैं तो इधर की साइड तो वास्तव में तो इधर की साइड जा रही है ना। तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देता है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो बिखेर देता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि भाई गलियों की लाइटों को के जो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा होने की आवश्यकता है या फिर चारों तरफ बखेरने की आवश्यकता है, खुद ही दिमाग में सोचेंगे। तो गलियों में जो प्रकाश है, तो गलियों में तो ज्यादा दूर तक प्रकाश जाना चाहिए, मतलब कहने का चारों तरफ फैला हुआ प्रकाश होना चाहिए। हर खंबे पे लाइट लगी हुई है तो चारों तरफ फैला हुआ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक जगह इकट्ठा होने वाला प्रकाश तो सिर्फ थोड़ी दूर तक, मतलब थोड़े एरिया को कवर करेगा, और गलियों में तो ज्यादा दूर तक प्रकाश फैला होना चाहिए, ज्यादा एरिया में फैला होना चाहिए। तो ज्यादा एरिया में फैलाने का कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण करता है, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण गलियों की लाइटों में लगा रहता है, अवतल नहीं सॉरी उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण गलियों की लाइटों में लगा रहता है, और ये दर्पण क्या काम करता है? गलियों की लाइटों के प्रकाश को गलियों में फैलाने का कार्य करता है, उसी प्रकाश को गलियों में फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। गलियों की लाइटों में इसका उपयोग होता है वाहनों के दर्पण में पीछे के वाहनों को देखने के लिए, ठीक है। तो तुमने ड्राइवर वगैरह की सीट के साइड में ऐसे देखे होंगे, साइडों में लगे हुए दर्पण जो कि पीछे के वाहनों का चित्र दिखाते हैं उसमें। अब आप खुद ही सोचिए कि हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के अंदर जो चित्र बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर चित्र बनता है कैसा? वस्तु से छोटा बनता है, और फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है हमेशा ही। अब खुद सोचो, ड्राइवर जो साइड में दर्पण में देख रहा है, उसको बड़ा प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता है, छोटा प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता है? अगर वो बड़ा प्रतिबिंब देखेगा तो बड़े प्रतिबिंब में सिर्फ एक ही वाहन दिखाई देगा, उसे पीछे तक नहीं दिखाई देंगे। तो बड़ा प्रतिबिंब तो पूरे वाहन को घेर लेगा, मतलब एक ही दर्पण में एक ही वाहन दिखाई देगा, वो भी सही से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो उसे तो सिर्फ वाहनों का अंदाजा लगाना है कि पीछे कोई वाहन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो सिर्फ क्या देखेगा? उसे सिर्फ वाहनों का हल्का सा चित्र दिखाई देना चाहिए, तो उसे सिर्फ छोटा प्रतिबिंब से भी काम उसका चल जाएगा, परंतु उसे ज्यादा एरिया दिखाई देना चाहिए पीछे का, कि भाई दूर दूर तक कोई वाहन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्राइविंग उसे करनी है तो आगे पीछे का सबका देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा गाड़ियों के जो साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं, दर्पण जो लगे हुए होते हैं, तो पीछे के वाहनों को देखने के लिए वो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा एरिया देखने के लिए वस्तु का छोटा होना आवश्यक है। तो इस वजह से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस वजह से वाहनों के दर्पणों में पीछे का वाहन देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सड़क चौराहों पर कहीं चौराहे वगैरह या फिर वैसे लगे हुए होते हैं, बाईपास वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है। बाईपास में तुमने देखा होगा, इस हिसाब से ये सड़क इस हिसाब से तिरछी ऐसे निकल रही है, इसके नीचे को निकल रही हो या किसी हिसाब से, तो यहाँ पर चौराहों पर ऐसे दर्पण लगा देते हैं इस हिसाब से घुमा करके, जिससे कि इधर से आने वाली जो गाड़ी है, ठीक है, इधर से आने वाली गाड़ी को दिखाई दे जाए कि भाई इधर कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। ऐसे तिरछा ऐसे लगाते हैं कि इधर का उसे एरिया चमक जाए, इधर से जो वाहन आ रहा है उसे इधर दर्पण में इधर का एरिया चमक जाए,
ठीक है, ये सभी ने लगे हुए देखे भी होंगे चौराहों पर दर्पण। तो चौराहों पर जो दर्पण लगे हुए होते हैं, अब खुद ही सोच लो, दर्पण ऐसा दर्पण जो गाड़ियों को देखने का काम करता है, गाड़ी वगैरह का या वाहनों वगैरह का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, एक्सीडेंट से बचाने का कार्य कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब से वो मतलब चौराहों पर लगा हुआ है, जब से वो ड्राइवर की साइड में लगा हुआ है, तो कौन सा दर्पण होगा? वो उत्तल दर्पण होगा। इतनी बात ध्यान में रखनी है। एटीएम मशीनों में सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल होता है दर्पण। एटीएम मशीनों में आपने देखा भी होगा कि जब लाइन अगर लगी होती है तो पीछे हमारे कोई चोर तो नहीं खड़ा हुआ है, तो इसलिए एटीएम में साइड में ही एक दर्पण लगा हुआ है, छोटा सा दर्पण, जिससे कि पीछे का चित्र दिखाई दे जाए कि पीछे कौन हमारे खड़ा हुआ है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। तो सुरक्षा से संबंधित वो दर्पण होता है, जिससे कि चोरी वगैरह को बचाया जा सके। तो एटीएम में साइडों में एक दर्पण लगा देते हैं, जिससे कि पीछे वाले सदस्य को वो देख सके, जिसके जो रुपए पैसे को निकाल रहा है एटीएम से। ठीक है, धूप के चश्मे बनाने में, तो आपने धूप के चश्मे में देखा होगा, किसी किसी चश्मे में तुम्हें अपना ही चित्र दिखाई दे जाता है। ठीक है, चश्मा जो लगाता है सामने वाले के चश्मे में खुद को देख लेते हो आप। तो उनके ऊपरी सतह को मतलब ऐसा कलर कर दिया जाता है जिससे कि उसमें मतलब हल्का हल्का प्रकाश जा सके, मतलब सामने वाले को देख तो सके, परंतु उसको सामने वाले को उसकी आंख ना दिख करके सिर्फ अपना चित्र स्वयं दिखाई दे जाता है। तो देखने पे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंख में लेंस ना लग करके दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो धूप सीधी सी बात है कि दर्पण को ऐसा दर्पण जो कि किरणों को परावर्तित करके वापस भेज दे, ठीक है, बखेर दे चारों तरफ, तो ऐसा दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। और आपने देखा भी होगा चश्मा इस टाइप से बने होते हैं, आंखों में अगर ऐसे लगे हो तो हल्के से ऐसे होते हैं। ठीक है, अंदर की साइड से ऐसे दबे हुए चश्मे जो नॉर्मल भी होते हैं, धूप के चश्मे अंदर साइड से दबे होते हैं, तो बाहर की साइड से हमें अपना चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा साइड है? उभरा हुआ साइड है, और उभरी हुई साइड को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो जो धूप के चश्मे होते हैं उनमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के सारे उपयोग हमने पढ़ लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सभी ने ये छोटी छोटी चीज तो नोटिस करी होंगी कि जब भी हम किसी पानी वगैरह में या वाटर में हम लकड़ी को डालते हैं तो वो लकड़ी अंदर से टूटी हुई सी नजर आती है, ऐसा लगता है वो तिरछी है, टूट गई है। और वास्तव में बाहर निकाल करके उसे देखते हैं तो बिल्कुल सही सलामत होती है। तो तिरछी क्यों दिखाई देती है? वो पानी में जैसे लकड़ी को डाल देते हैं वो तिरछी क्यों दिखाई देती है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो प्रकाश का अपवर्तन घटना क्या होती है उसे हम समझ लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब कोई किरण, किरण मतलब प्रकाशिक किरण, तो जब कोई प्रकाशिक किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में जाती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जब कोई प्रकाशिक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तब वह अपने मार्ग से अर्थात रास्ते से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है मतलब भटक जाती है, अपने रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चली जाती है। ठीक है, तो उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, माध्यम 1, माध्यम 2। तो प्रकाश के अपवर्तन को अभी हमने समझा। इसमें सेम टू सेम मतलब जिस तल पर प्रकाश आपतित होगा उस पर ही अभी हम अभिलंब वगैरह खींचेंगे। ठीक है, तो माध्यम 1 माध्यम 2 तो हमने पढ़ लिया है। तो अगर इस पर कोई किरण आई है तो वो किरण का पहले गुण पता होना चाहिए। जो प्रकाशिक किरण होती है
उसकी जो चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ये ध्यान रखना है। पहला क्वालिटी तो ये है, ठीक है, प्रकाशिक किरण की पहली क्वालिटी है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की क्वालिटी इतना ध्यान रखना, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्वालिटी है, परंतु हमें कुछ मुख्य क्वालिटी याद रखनी है जिससे कि हमारा काम चल सके, ठीक है। हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस क्वालिटी को याद रखना है। दूसरी क्वालिटी, प्रकाश की स्पीड क्या होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ये ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा, अगर कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा वैक्यूम में, निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा होगी, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर हवा में होती है, वायु में होती है, और उसके अलावा तो किसी भी अन्य मीडियम में कमी होती रहती है या माध्यम में कमी होती रहती है प्रकाश की चाल, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल 2 क्वालिटी याद रखेंगे, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो जैसा कि प्रकाश के अंदर क्वालिटी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आने वाला प्रकाश बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में चलना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में चलना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है प्रकाश के अंदर कैसा गुण होता है? सीधी रेखा में चलने का गुण होता है, बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चला गया। परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता। जब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं, तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम को छोड़ता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तब वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, ठीक है। तब अपने वो रास्ते से विचलित हो जाता है, उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम देखते हैं, जहां पर जिस सतह पर आकर किरण टकराती है, उस सतह पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब मतलब 90 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक है। बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन की तरह, ठीक है। परावर्तन में भी तो ऐसे ही करते थे हम। जिस पॉइंट पर किरण टकराई है उसको आपतन बिंदु बोलते थे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। सारे पॉइंटों का नाम लगभग सेम ही रहेंगे। और जो जिस पॉइंट पर आपतन बिंदु हमने लिखा है, उसी पॉइंट पर एक अभिलंब खींच लेते हैं या एक रेखा खींच लेते हैं जो कि तल के लंबवत होती है, उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये अभिलंब है, ठीक है। ये आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आने वाली किरण का नाम तो हमेशा ही आपतित किरण ही रहेगा। आपतित किरण, आने वाली किरण का नाम हमेशा ही आपतित किरण रहेगा, ठीक है। परंतु जाने वाली किरण का नाम घटना के नाम पर आधारित होगा। तो पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो वो किरण थी परावर्तित किरण। और जाने वाली किरण, ये पारदर्शी किरण, मतलब ये माध्यम पारदर्शी है, तो किरण आर पार तो जाएगी। तो किरण जब आर पार जाएगी तो जाने वाली किरण का नाम होगा, जाने वाली किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण, ठीक है। जाने वाली किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण, ठीक है। ये क्या है? ये वाली किरण क्या है? अपवर्तित किरण, ठीक है। ये किरण है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है और ये अभिलंब है। तो पहला नियम तो सेम ही रहेगा, नियम हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी सी चीज क्लियर कर लेते हैं। इसमें आता है हमारा, ठीक है, एक आता है हमारा विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। ये कोई सतह है जो कि 2 माध्यम को अलग कर रही है। ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला माध्यम सघन है, ठीक है। सघन, 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 घन मतलब घना, घना मतलब एक तरीके से गाढ़ा, ठीक है, कंसंट्रेट, ठीक है। तो ये माध्यम कौन सा है? गाढ़ा माध्यम है। तो गाढ़ा माध्यम है तो उसे बोलेंगे सघन माध्यम। और जो हल्का माध्यम है, विरल का मतलब दूर दूर, ठीक है। तो विरह से लिया गया है विरल, तो इसका मतलब होता है दूर दूर होना, ठीक है। तो विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर, मतलब ये हल्का माध्यम है ऊपर वाला, और ये सघन माध्यम मतलब ये गाढ़ा माध्यम है, ये ध्यान रखना है। इस सतह के ऊपर वाला माध्यम तो विरल माध्यम कहलाएगा, और नीचे वाला माध्यम
सघन माध्यम कहलाएगा। तो कोई किरण अगर यहाँ पर आकर टकरा रही है इस वाले बिंदु पर, तो वो जानी तो बिल्कुल सीध में चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है प्रकाश की क्वालिटी, प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है कि प्रकाश एक अगर माध्यम चेंज नहीं है तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। अगर कोई भी माध्यम नहीं बदला है, हमने एक ही माध्यम में प्रकाश को दौड़ा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। तो प्रकाश के अंदर सीधी रेखा में चलने की क्वालिटी होती है। परंतु यहाँ पे माध्यम तो बदल रहे, ये विरल माध्यम है, हल्का माध्यम है, ये गाढ़ा माध्यम है। तो हल्के माध्यम में प्रकाश, जब हल्के माध्यम से गाढ़े माध्यम में प्रकाश जाता है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। बीच वाली रेखा को अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, मतलब प्रकाश कैसा हो जाएगा, इधर की साइड होकर के जाएगा, ठीक है। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब जस्ट इसका अगर रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब उल्टा करेंगे, तो बिल्कुल ये अभिलंब है और ये आने वाली किरण को मैं आपतित किरण बोलूंगा। तो जानी तो बिल्कुल सीधे में ऐसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रकाश में सीधी रेखा में चलने का गुण होता है। तो ये इधर की साइड में जाकर के ये कैसे जाएगी, अगर ये ऊपर वाला सघन माध्यम है अब की बार, ठीक है, ऊपर वाला कैसा है सघन माध्यम है और नीचे वाला कैसा है विरल माध्यम है, ठीक है। तो इस वाली रेखा को इस वाली रेखा को मानते हैं दो सतह का कॉमन बिंदु, ठीक है। ये दो सतह को मिलाने वाले एक लाइन है, रेखा है। तो इससे ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम है, इससे नीचे वाला माध्यम विरल माध्यम है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी प्रकाश सघन मतलब गाढ़े माध्यम से, विरल मतलब हल्के माध्यम में जाता है, तब वह प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। तो अभिलंब तो इस वाली रेखा को बोलेंगे, ये जो बीच में से मैंने खींची है, तो अभिलंब की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब है इधर की साइड कहीं जाएगा, ठीक है। अभिलंब से दूर हटने का मतलब यह है कि ये प्रकाश ऐसे जाएगा, ठीक है, सीधे में न जाकर इधर की साइड को भटकेगा। आपकी बात आ रही बात समझ में? इसमें जब हल्के से गाढ़े में गया था तो इस सीध में न जाकर अभिलंब की तरफ को भटका था, ठीक है। इसमें से जब गाढ़े से हल्के में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर की साइड भटकेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लिख भी देते हैं, चलो लिख करके बता देते हैं, ठीक है। जब प्रकाशिक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, ठीक है, ऐसा माध्यम होना चाहिए जो पारदर्शी हो, जिसके आर पर हम देख सके। ऐसा नहीं जिसके आर पर किरण ही ना जा सके या हम देख ही ना सके, ठीक है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है, रास्ते से भटक जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देख लेते हैं, ये दो पारदर्शी माध्यम का कॉमन लाइन है। तो जब ऊपर से कोई प्रकाशिक किरण आ रही है, इसके किसी बिंदु पर टकरा रही थी, उस बिंदु पर अभिलंब खींच लेते हैं, मतलब इस सतह के लंबवत कोई रेखा खींच लेंगे, उसे अभिलंब बोलेंगे। जिस पॉइंट पर अगर टकराए उस पॉइंट पे खींचेंगे वो वाली रेखा। ऊपर हमने खींची ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ को लंबवत रेखा हमने खींच ली है। और ये कोई आपतित किरण है। अगर ऊपर वाला माध्यम विरल है और नीचे वाला माध्यम सघन है, ठीक है, ये सघन है, तो ये प्रकाशिक किरण क्या होगी, ये जानी तो बिल्कुल सीध में चाहिए।
अगर कैसे जानी चाहिए, बिल्कुल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रकाश में सीधी रेखा में चलने का गुण होता है, तो बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल सीध में, ठीक है। परंतु अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो हल्के से गाढ़े में जब भी जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक करके जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है। कैसे जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो खुद ही सोच लो हो क्या रहा है इसमें। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम विरल माध्यम भी है, सघन माध्यम भी है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, हल्के से गाढ़े में जा रही है, तो वो अपने रास्ते से भटक रही है, अपने रास्ते से भटक रही है, मतलब अपने रास्ते को छोड़ करके जा रही है, ठीक है, किसी दूसरे रास्ते पे जा रही है। तो उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली किरण का नाम घटना पर आधारित होता है, तो इस वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आकर टकराई है इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। और इस वाले जिस बिंदु से हमने लंबवत रेखा खींची है इसे बोलेंगे अभिलंब, ठीक है जी, इसे बोलेंगे अभिलंब, इस वाले रेखा को, ठीक है, बिल्कुल आर पार होकर ये तो जा रही है ऊपर तक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब, सही है, ये होगा। तो इसके जो नियम लिखेंगे, प्रतिबिंब बनने के मतलब एक तरीके से अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के अगर हमें नियम लिखने हैं तो मैं यहां लिख देता हूं अपवर्तन के नियम, नोट कर लेंगे सभी, नहीं तो मुझे चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी से देख करके हमें लिखना है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, सभी को लिखना है, ठीक है। कितने हैं? दो नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम सारी के सारे बिंदुओं के बारे में जानकारी देता है जो जो तुम्हारे चित्र में बने हुए हैं। सबसे पहले आपतित किरण आई, ठीक है, और फिर आपतन बिंदु से आगे टकराई और उस पर अभिलंब बना तीसरे उसमें, और फिर अपवर्तित किरण गई। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये लिख देना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपतित किरण, तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण, व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नियम बिल्कुल परावर्तन की तरह है, ठीक है। इसका फर्स्ट नियम बिल्कुल परावर्तन के पहले नियम की ही तरह है। उसमें भी क्या बोलते थे हम परावर्तन वाले में? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम टू सेम इसका भी ऐसे लिखना है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम उसका होता था आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं अलग से, तो ये अलग ये चित्र के पॉइंट है, इनको मैंने अलग कर दिया, दिखा दिया है, और ये नियम है इन्हें अलग कर दिया है। तो दूसरा नियम क्या, उसमें क्या होता था? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या इसमें ऐसा देखने के लिए मिला? आपतन कोण उसमें क्या होता था? आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता था। तो ये वाला कोण क्या इस वाले कोण के बराबर दिखाई दे रहा है अपवर्तन कोण के? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला कोण तुम्हें ज्यादा दिख रहा होगा और ये वाला कोण कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका ये नियम नहीं होता है। तो इसका दूसरा नियम क्या कहता है? ये आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है, ठीक है। अपवर्तन कोण को भी R से ही लिखते हैं, जो कि परावर्तन कोण को भी R से लिखते थे हम, ठीक है। तो ये आपतन कोण I है। तो इसमें लिखते हैं एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब ये जो घटना होगी, दूसरा नियम क्या होगा? प्रकाश जो है एक ही रंग का होना चाहिए। जो अक्सर प्रकाश के 7 रंग होते हैं, सभी को पता है, VIVGYOR, ठीक है। बैंगनी होता है, इंडिगो होता है, ठीक है, मतलब जामुनी होता है, ठीक है। ब्लू होता है नीला, मतलब G मतलब ग्रीन होता है हरा, Y मतलब येलो, ठीक है, पीला होता है, O मतलब ऑरेंज मतलब संतरी होता है, और R मतलब रेड मतलब लाल होता है। तो 7 रंगों में अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए नहीं लेना, हमें सिर्फ एक ही रंग के प्रकाश के लिए लेना है। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए
ठीक है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, ज्या। ज्या किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। ज्या होता है साइन। क्या होता है? साइन। ज्या होता है साइन। कहीं कोज्या लिखा हुआ मिले, कोज्या, कोज्या, कोज्या होता है कॉस, ठीक है। फिर त्रिकोणमिति किसी ने पढ़ी होगी तो उसे अच्छी तरीके से ध्यान होगा साइन और कॉस क्या होते हैं। स्पर्श ज्या भी होती है, ठीक है, स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या होती है tan, ठीक है, tan। इसके आगे जो भी कोण लगा हुआ होता है, जो भी कोण होता है वही लिख देते हैं। अगर आपतन कोण है तो साइन आई लिखेंगे, अपवर्तन कोण है तो साइन आर लिखेंगे। जिस हिसाब का कोण है उस हिसाब का कोण इसके आगे लगा देंगे। और बिगर कोण के आएंगे तो ये ज्या कहलाएगी, ये कोज्या कहलाएगी, ये स्पर्श ज्या कहलाएगी, ठीक है। इन्हीं से ही हमारा काम चल जाता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, जो कि उन माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना है। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और वो नियतांक किसके बराबर होता है? उन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर या तो नियतांक लिख दो या फिर अपवर्तनांक n लिख दो, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक n होता है, n से लिखा जाता है, और ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है ये, ठीक है। ये जो n है ये अपवर्तनांक है, और ये किसका है? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर कोई पूछना चाहे कि अपवर्तनांक होता क्या है, शॉर्ट में अगर हम अपवर्तनांक को पढ़ना चाहे कि अपवर्तनांक है क्या, तो अपवर्तनांक है सिर्फ, हम अपवर्तनांक को शॉर्ट में इस हिसाब से देख सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का ये गुण, ऐसा गुण होता है जो प्रकाश को उस माध्यम में कितना विचलित कर सकता है या प्रकाश की चाल को कितना रोक सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का वह गुण जो किसी प्रकाश को उस माध्यम में विचलित कर सकता है। आ रही बात समझ में? विचलित करने से अर्थ यह है कि उस प्रकाश को मोड़ सकता है, अपनी दिशा से भटका सकता है, और प्रकाश की स्पीड को कम कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, और इसे अपवर्तनांक बोलते हैं n को, ठीक है। n क्या है यहाँ पर? अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, ठीक है। n होता है यहाँ पर अपवर्तनांक, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं नियम भी। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो दूसरा नियम होता है इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी तुम्हें ऐसे बोल सकता है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप बोलोगे गुरुजी ने तो ये करवाया ही नहीं है। तो बस इसी एक पॉइंट से ध्यान रखना है कि इसे अपवर्तन के सेकंड नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा अपवर्तन, तो अपवर्तन से संबंधित कुछ नॉर्मल टॉपिक देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं।
अब ये अविलंब है और इस पर कोई किरण आ रही है, तो किरण, वैसे किरण का गुण होता है बिल्कुल सीधी रेखा में चलने का, परंतु अगर ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है, तो किरण ये अविलंब की ओर को झुक जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो जब भी कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल अर्थात वायु हो, वायु, सघन अर्थात कोई भी हो, कांच हो, पानी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अन्य माध्यम। ठीक है, तो वायु से अगर किसी सघन माध्यम में जा रही है, तब वह किसकी ओर को झुक जाएगी? अविलंब की ओर को झुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। मान लिया ऊपर वाला माध्यम वायु है और नीचे वाला माध्यम कांच है। ठीक है, तो किरण जाहिर सी बात है इधर की दिशा में जानी चाहिए। तो जब भी कोई किरण जिस माध्यम को छोड़ करके जाती है, जिस माध्यम को छोड़ करके जा रही है, वायु को छोड़ करके जा रही है, तो उस माध्यम के सापेक्ष और जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो हाँ, यहां पर हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का, जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? अपवर्तनांक को तो n से ही लिखते हैं, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा सिंबल बढ़ा देते हैं हम कि ये जो n नॉर्मल अपवर्तनांक तो किसी भी हिसाब का हो सकता है, वायु के सापेक्ष कांच का हो सकता है, वायु के सापेक्ष जल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, परंतु हमें ये कैसे जांच पड़ेगा ये वायु के सापेक्ष कांच का ही है। तो हम जिसके सापेक्ष, जो हमने पहले लिखा जिसके सापेक्ष लिखा उसे बाईं तरफ लिखते हैं, अंग्रेजी के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वायु को अंग्रेजी में बोलते हैं एयर, तो ए लिख दिया, एयर का सिर्फ एक वर्ड लिखना है ए, वही बाईं तरफ। ठीक है, इसका कांच का है, कांच को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, ग्लास, ग्लास का ही मतलब होता है कांच। तो ग्लास का जी उठा लिया तो ए एन जी, इसका सिंबल होगा ए एन जी, ये ध्यान रखना है। और हमेशा जब भी हम इसका सूत्र बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे मतलब अगर इसका हमें नॉर्मल अपवर्तनांक का सूत्र बनाना है, तो ये दाएं हाथ वाली साइड का ऊपर लिखा जाता है, बाएं हाथ वाली साइड का नीचे लिखा जाता है। तो इसका मतलब होगा एन जी अपॉन एन ए। ठीक है, एन जी अपॉन एन ए। एयर का अपवर्तनांक 1 होता है तो एन ए की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, तो नॉर्मली ए एन जी के बराबर ही होता है। ठीक है, एयर मतलब वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए नॉर्मली ए एन जी किसके बराबर होता है? एन जी के बराबर ही हम मान लेते हैं। ठीक है, कहीं अगर एन जी आए तो उसका मतलब ए एन जी से ही है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एन ए की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो बटे में 1 होगा, तो ए एन जी के बराबर होगा। तो एन ए, एयर का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? 1 होता है, यह वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक एन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? हमेशा 1 लिखेंगे। तो ए एन जी किसके बराबर हो जाएगा? ए एन जी इज इक्वल टू होगा एन जी के बराबर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर है कांच और नीचे है वायु, या फिर पानी ले लेते हैं। ठीक है, पानी या वाटर। ठीक है, यहां पर कोई किरण आई और ये इस हिसाब से जाएगी किरण, तो आप बताएंगे, ये क्वेश्चन है इसका, इसके अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे? एन जी से, और इसके अपवर्तनांक को एन डब्ल्यू से लिखेंगे। तो इसी की भांति आपको भी इसका अपवर्तनांक बताना है, किसके सापेक्ष इसका होगा। ठीक है, जैसा कि चित्र बनाया था, इस चित्र के हिसाब से हमने ये लिखा था। ठीक है, इसी के हिसाब से हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में देखिए इसका आंसर कि इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपसे विदा चाहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।